तो बच्चों, हमारा टॉपिक है लॉज ऑफ मोशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इलेवेंथ क्लास में जो मैकेनिक्स है उसके मेनली दो पार्ट्स हैं हमारे पास, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स। काइनेमेटिक्स में हम मोशन को स्टडी करते हैं एंड डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन को स्टडी करते हैं। काइनेमेटिक्स में हम बॉडी के मोशन से रिलेटेड बात करते हैं और डायनेमिक्स में हम कॉज ऑफ मोशन कि बॉडी का मोशन चेंज हुआ, किस वजह से हुआ, कौन रेस्पॉन्सिबल है जो बॉडी के मोशन को चेंज कर रहा है। बेसिकली हम यहां पर फोर्स की बात करते हैं। बच्चों, लॉज ऑफ मोशन में सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है फोर्स। तो सबसे पहला सवाल हमारा ये आता है कि फोर्स क्या है, व्हाट इज फोर्स। फोर्स इज समथिंग by virtue of which we can change the state of rest or state of motion of a body। अगर आपको किसी बॉडी को रेस्ट से मोशन में लाना है, मोशन से रेस्ट में लाना है, मूविंग है उसका डायरेक्शन चेंज करना है, मूविंग है उसकी स्पीड चेंज करनी है, मूविंग है उसकी स्पीड भी चेंज करनी है, डायरेक्शन भी चेंज करना है, तो बॉडी के लिए बॉडी को फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। कोई ना कोई फोर्स बॉडी के ऊपर जरूर होना चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल है। विदाउट फोर्स यू कांट चेंज स्पीड, यू कांट चेंज डायरेक्शन ऑफ मोशन। विदाउट फोर्स नथिंग इज पॉसिबल। अगर आप स्पीड या डायरेक्शन ऑफ मोशन दोनों में से कुछ भी चेंज करना चाहते हैं तो आपको बॉडी के ऊपर फोर्स लगाना ही होगा। तो इसीलिए फोर्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है, फोर्स इज समथिंग बाय वर्च्यू ऑफ विच वी कैन चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ बॉडी। नंबर एक। नंबर दो, अगर हम डेली लाइफ के हिसाब से बात करें, व्हाट इज फोर्स डेली लाइफ के हिसाब से, तो किसी चीज को खींचना, किसी चीज को धक्का देना भी फोर्स है। तो फोर्स इज नथिंग, इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। मैं किसी चीज को खींचूंगा, मैं किसी चीज को धक्का दूंगा तो मैं उस बॉडी के साथ इंटरेक्ट कर रहा हूं, तो इट इज इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज। तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि अगर आप किसी भी बॉडी की स्टेट ऑफ रेस्ट या स्टेट ऑफ मोशन को चेंज करना चाहते हैं तो आपको बॉडी के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करना जरूरी है। नंबर वन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब आप सब समझते हैं। वेक्टर क्वांटिटी का मतलब है इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए स्केलर अलजेब्रा के रूल्स का ओबे नहीं होगा, इसके एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स ओबे होंगे। वेक्टर अलजेब्रा के रूल्स के अकॉर्डिंग ये इसका एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। एंड सेकेंड थिंग, इट्स एसआई यूनिट इज न्यूटन। आप सब जानते हैं इट इज मेजर्ड इन न्यूटन। और जहां तक डायमेंशंस का सवाल है तो डायमेंशन भी आप लिख सकते हैं इसकी m1 l1 t-2। दिस इज डायमेंशनल इक्वेशन ऑफ फोर्स। अब बच्चों, एक और पॉइंट हमारे सामने आता है जब हम इस चैप्टर को डिस्कस करेंगे। जब भी हम मोशन को स्टडी करते हैं तो हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बिना हम किसी ऑब्जेक्ट के मोशन को स्टडी नहीं कर सकते। बच्चों, हम जो बात कर रहे हैं वो न्यूटोनियन मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। एंड न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दो चीजें इंपॉर्टेंट है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। ऑब्जेक्ट जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर जो उसकी बात कर रहा है, जो चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है वो है ऑब्जर्वर।
जिस चीज को वो ऑब्जर्व कर रहा है वो ऑब्जेक्ट। तो दो बातें हो गई बच्चों, कॉम्बिनेशन हो गया ये ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। व्हेनेवर द टर्म motion is in front of you means there is two important parts, one is object and second one is observer। ऑब्जेक्ट को फिक्स कर दें और ऑब्जर्वर चेंज कर दें तो कंक्लूजन चेंज हो जाएगा, और ऑब्जर्वर वही रखें और ऑब्जेक्ट चेंज कर दें तो भी कंक्लूजन चेंज हो सकता है। कहने का मतलब क्या है कि मोशन के रिगार्डिंग जो भी बात होती है उसमें सिर्फ ऑब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस नहीं है, ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर दोनों की इंपॉर्टेंस है। इसीलिए कहा जाता है मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन इज कंबाइंड प्रॉपर्टी ऑफ ऑब्जेक्ट एंड ऑब्जर्वर। मोशन इज combined property of object and observer। अब बच्चों एक टर्म हम क्या है यहां पर, बेसिकली अभी बिगिनिंग में जो टेक्निकल टर्म्स हमारे सामने आएंगी उन टेक्निकल टर्म्स को कैसे डिफाइन किया हुआ है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। अब एक टर्म आपको सुनने को मिलेगी रेफरेंस फ्रेम। रेफरेंस फ्रेम, व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? द फ्रेम विद विच ऑब्जर्वर इज अटैच्ड एंड विद रेस्पेक्ट टू विच मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज ऑब्जर्व्ड इज कॉल्ड रेफरेंस फ्रेम। क्या मतलब है? एक ऐसा सिस्टम जिससे ऑब्जर्वर अटैच्ड हो, ऑब्जर्वर जहां बैठ के ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा हो, उस प्लेटफॉर्म को हमने नाम दिया हुआ टेक्निकली रेफरेंस फ्रेम का। मान लीजिए ऑब्जर्वर बस की सीट पे बैठा हुआ है, तो बस की सीट तो बस से अटैच है ना, कसी हुई है उसके साथ, तो बस रेफरेंस फ्रेम हो गई। ऑब्जर्वर मान लीजिए घर की छत पे खड़ा हुआ है, तो घर तो ग्राउंड से अटैच्ड है, तो रेफरेंस फ्रेम ग्राउंड हो गया। ऑब्जर्वर मान लीजिए पानी पे वुडन प्लैंक डाल के उसके ऊपर बैठा हुआ है। मेरी बात समझिएगा ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं। ऑब्जर्वर पानी पर वुडन प्लैंक डाल के और उसके ऊपर बैठा हुआ है, तो पानी के ऊपर वुडन प्लैंक डाला, वुडन प्लैंक फ्लोट करने लगेगा और ऑब्जर्वर उसके ऊपर बैठ गया। तो ऑब्जर्वर क्या हो गया, एक तरीके से जैसे जैसे पानी चलेगा वैसे वैसे ऑब्जर्वर भी चलेगा। यानी एक तरीके से ऑब्जर्वर पानी के साथ अटैच हो गया। पानी पे प्लैंक डाल के बैठ जाना यानी पानी से चिपक जाने वाली स्थिति जैसी है। तो जैसे जैसे पानी चलेगा वैसे वैसे ऑब्जर्वर चलेगा। बस की सीट पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो जैसे जैसे बस चलेगी वैसे वैसे ऑब्जर्वर चलेगा। घर की छत पे ऑब्जर्वर बैठा है, तो जैसे जैसे घर की स्थिति रहेगी ऑब्जर्वर की भी वैसी स्थिति रहेगी। घर रेस्ट में तो ऑब्जर्वर भी रेस्ट में हो गया। कहने का मतलब क्या है, ऑब्जर्वर जिसके साथ अटैच्ड हो, ऑब्जर्वर लिफ्ट में हो तो एक तरीके से वो लिफ्ट से अटैच हो गया, तो रेफरेंस फ्रेम लिफ्ट हो गई। तो इन द डिफरेंट न्यूमेरिकल्स, इन द डिफरेंट सिचुएशंस देयर मे बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जर्वर। तो हमने यहां पर एक टर्म डिफाइन की हुई है, रेफरेंस फ्रेम। व्हाट इज रेफरेंस फ्रेम? द फ्रेम विद विच ऑब्जर्वर इज अटैच्ड and with respect to which observations are taken by the observer, जिसके रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वेशंस लिए जा रहे हैं, that is reference frame. Are you getting my point? अब हमने रेफरेंस फ्रेम को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। कैटेगरी ए इनर्शियल फ्रेम, कैटेगरी बी नॉन इनर्शियल फ्रेम। हमने यहां पर एक अजम्पशन लिया हुआ है, अर्थ इज सपोज टू बी एट रेस्ट ऑल्दो इट इज नॉट एट रेस्ट। अर्थ इज सपोज टू बी एट रेस्ट ऑल्दो इट्स नॉट एट रेस्ट।
तो यहां पर ये हमारा अजम्पशन है, इसका यूज करते हुए हम आगे की सारी बात करें। अब हमने इनर्शियल फ्रेम को कैसे डिफाइन किया हुआ वो समझिए। व्हाट इज इनर्शियल फ्रेम? रेफरेंस फ्रेम तो हमारे समझ में आ गया। अब रेफरेंस फ्रेम की दो कहानियां हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। तो अब कौन सा इनर्शियल कहलाएगा और कौन सा नॉन इनर्शियल कहलाएगा, ये समझने के लिए ये डेफिनेशन समझ में आना जरूरी है। समझिए, inertial frame, a reference frame with which is either at rest or in uniform motion. A reference frame which is either at rest or in uniform motion with respect to ground is called inertial frame. अब समझिए मेरी बात को। जैसे कोई बंदा, बात को समझने की कोशिश करिएगा, जैसे कोई बंदा घर की छत पे खड़ा है, तो घर तो कहीं नहीं जा रहा ना, तो कौन सी कैटेगरी में आ गया? रेस्ट वाली कैटेगरी में आ गया। जैसे कोई बंदा बस में बैठा है और बस स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, स्ट्रेट लाइन पर कांस्टेंट स्पीड से चल रही है, तो वो कौन सी कैटेगरी में आ गया? यूनिफॉर्म मोशन वाली कैटेगरी में आ गया। तो दोनों ही कौन सी कैटेगरी के ऑब्जर्वर हो गए? इनर्शियल। ऑब्जर्व रेफरेंस फ्रेम इनर्शियल कब कहलाएगा दोस्तों? व्हेन इट इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन। व्हेन ऑब्जर्वर रेफरेंस फ्रेम से अटैच्ड है, तो आप सीधे सीधे ऑब्जर्वर को भी देख सकते हो। ऑब्जर्वर क्या हो रहा है ऑब्जर्वर के साथ? इफ ऑब्जर्वर इज आइदर एट रेस्ट और इन यूनिफॉर्म मोशन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, अगर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाला, ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करने वाला रेस्ट में हो, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जर्वर। मैं फिर से फोकस कर रहा हूं, मेरी बात पर ध्यान दें, फोकस करें, जैसे मैं फोकस कर रहा हूं आप भी फोकस करें। ऑब्जेक्ट को स्टडी करने वाला यानी ऑब्जर्वर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में अगर आपको रेस्ट में दिखाई दे या यूनिफॉर्म मोशन में दिखाई दे, तो बोलिए कि ये ऑब्जर्वर रेफरेंस कैटेगरी का, ये ऑब्जर्वर इनर्शियल कैटेगरी का ऑब्जर्वर है। बोलिए ये ऑब्जर्वर इनर्शियल ऑब्जर्वर है। तो फिर नॉन इनर्शियल किसको बोलेंगे? नॉन इनर्शियल की कैटेगरी डिफाइन करते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम। Non-inertial frame, a reference frame which is accelerated with respect to ground. A reference frame which is accelerated with respect to ground is called non-inertial frame. A reference frame which is accelerated with respect to ground is called non-inertial frame. तो तीन ही पॉसिबिलिटीज बनती हैं ऑब्जर्वर के साथ। क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती है बच्चों? ऑब्जर्वर मतलब जो ऑब्जेक्ट को स्टडी कर रहा है, पहले आप उसको तलाशेंगे कि कौन है जो हमारे सवाल की ऑब्जेक्ट को देख रहा है। आपके सवाल की ऑब्जेक्ट को देखने वाले हजारों हो सकते हैं, बट हम उनमें से किसके रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, ये अपने को समझने की बात है। जब तक हम ऑब्जर्वर को नहीं समझेंगे क्वेश्चन में, तब तक हमारा काम नहीं होगा। हमें इतना प्यार देने के लिए थैंक यू वेरी मच। हज़ारों बच्चे हमारे टीचर्स के वीडियोस का लाभ उठा रहे हैं और अपनी पढ़ाई में लगे हुए हैं। अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया हुआ है उसको क्लिक करके अपना एनरोलमेंट सुनिश्चित करें। जो बच्चे हमारे डाउट क्लियरिंग सेशंस में एनरोल होना चाहते हैं, हमारे स्टडी मटेरियल को पढ़ना चाहते हैं, वो अपने आप को रजिस्टर करवाएं। क्योंकि क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बात जो बोली जाएगी वो किसी न किसी ऑब्जर्वर के लिए बोली जाएगी। तो ये हमें समझना जरूरी है बच्चों कि वो कौन सा ऑब्जर्वर है जिसने ये बातें बोली है, क्योंकि एक ही ऑब्जेक्ट के लिए बोली गई बातें अलग अलग हो सकती है ऑब्जर्वर चेंज होने पर। तो तीन बातें हो सकती है, ऑब्जर्वर या तो रेस्ट में होगा, या फिर ऑब्जर्वर
यूनिफॉर्म मोशन में होगा या फिर ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड होगा। विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड ही बात कर रहा हूं मैं। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर रेस्ट में हो तो तुरंत बोलिए इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर यूनिफॉर्म मोशन में हो तो भी बोलिए इनर्शियल फ्रेम। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड हो तो तुरंत बोलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम। बात समझ में आई? तो इस हिसाब से हम कैटेगरी बना सकते हैं। ऑब्जर्वर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, तीन बातें। एट रेस्ट, इन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सेलरेटेड। तीन बातें हो सकती है। तो इस केस में तो इनर्शियल कैटेगरी हो जाएगी ऑब्जर्वर की, इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम, इसमें भी इनर्शियल, इसमें भी, इसमें नॉन इनर्शियल, सॉरी, ये नॉन इनर्शियल। समझ में आई बात बच्चों? अब जैसे मैं यहां पर आपको एक तो एग्जांपल ले रहा हूं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। ये तो लिफ्ट है, ये ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जर्वर है। तो ये इनर्शियल कैटेगरी का ऑब्जर्वर हो गया, ये इनर्शियल कहलाएगा। और ये लिफ्ट एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है। बच्चों बात को समझने की कोशिश करिएगा। यहां लिफ्ट में एक्सेलरेशन है, यानी ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन है, लेकिन ऑब्जर्वर में नहीं है। ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट, तो ये वाला कैटेगरी हो गया। एक और लिफ्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर जा रही है तो भी ऑब्जर्वर इनर्शियल कैटेगरी का हो गया। इनर्शियल ऑब्जर्वर, दिस इज ऑल्सो इनर्शियल ऑब्जर्वर, ये भी इनर्शियल ऑब्जर्वर है। यानी ये भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ये भी इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। लिफ्ट एक्सेलरेटेड है अपवर्ड्स, तो अब ये नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम हो गया, नॉन इनर्शियल। अब नॉन इनर्शियल हो गया, क्यों? लिफ्ट एक्सेलरेटेड है तो ऑब्जर्वर को भी तो एक्सेलरेटेड होना ही पड़ेगा ना, क्योंकि तो इसके साथ खड़ा हुआ है यहां पर। तो नॉन इनर्शियल हो गया। ऑब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं। अगर मेरे से कोई पूछे कि यहां ऑब्जेक्ट की क्या स्थिति है तो मैं कहूंगा रेस्ट में है। क्यों? क्योंकि अब इसको बाहर से नहीं देखना है आपको। मैंने जब ऑब्जर्वर बना दिया अंदर, तो अब हम किसके रेफरेंस में बात कर रहे हैं? विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बात कर रहे हैं। हमें ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए ऑब्जर्वर का होना जरूरी है। और जब हमने ऑब्जर्वर अंदर बना दिया लिफ्ट के, तो इसका मतलब हम ग्राउंड के फ्रेम में काम नहीं कर रहे हैं।
इस पिक्चर में हम ग्राउंड के फ्रेम में काम नहीं कर रहे हैं। ग्राउंड के फ्रेम में हम काम करते तो पिक्चर ये होती। ये ऑलरेडी बना चुका हूं मैं। इस पिक्चर में और इस पिक्चर में अंतर समझिए। बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। इसमें ये बॉक्स ऑब्जेक्ट है बट ऑब्जर्वर ग्राउंड पर है। इसमें भी ये बॉक्स ऑब्जेक्ट है लेकिन ऑब्जर्वर अंदर है, लिफ्ट के अंदर। बहुत जमीन आसमान का अंतर है दोनों में। इसमें और इसमें जमीन आसमान का अंतर है बच्चों। विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दिस बॉक्स इज एक्सेलरेटेड अपवर्ड्स। विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट, दिस बॉक्स इज एट रेस्ट। मुझसे पूछा जाए कि इस पिक्चर में बॉक्स का मोशन कैसा है, तो मेरा जवाब होगा बॉक्स ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड है। क्यों? क्योंकि मैं अपने आप को, मैं खुद के बेसिस पर नहीं बोल रहा हूं। मैं अपने आप को इसकी जगह रख के देख रहा हूं। अपने आप को हमें हमेशा ऑब्जर्वर की जगह रख के देखना है। तो इस पिक्चर में जब मुझसे पूछा जाए कि बॉक्स का क्या हो रहा है, तो मैं अपने आप को यहां ले जाऊंगा और फिर मेरे को लगेगा कि बॉक्स तो ऊपर एक्सेलरेटेड है। मुझसे पूछा जाए कि इस केस में बॉक्स का क्या हो रहा है, तो मैं कहूंगा कि रेस्ट में है। रेस्ट में क्यों है? क्योंकि इस पिक्चर में ऑब्जर्वर को अंदर दिखाया हुआ है। तो आपको सवाल सोल्व करते वक्त कहां से देखना है? आपको सवाल सोल्व करते वक्त कहां से देखना है? जहां आपने ऑब्जर्वर को अटैच कर दिया वहां से देखना है। या तो एग्जामिनर खुद फिक्स कर देगा कि ऑब्जर्वर कहां है, और अगर किसी क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने के लिए आपको अपनी तरफ से ऑब्जर्वर लेना है, तो आप कहीं ना कहीं एक जगह ऑब्जर्वर को फिक्स करिए। आप ग्राउंड पर देखना, जहां से चीजें आसानी से दिखाई दे रही हो वहां फिक्स करिए। आप सोचेंगे मैं कहां फिक्स करूं? जहां से ऑब्जेक्ट का मोशन आसानी से स्टडी किया जा सके, वहां पर आप ऑब्जर्वर को ले जाइए। और जहां आप ऑब्जर्वर को ले जाएंगे, अपने आप को भी वहीं ले जाइए कि जहां जहां ऑब्जर्वर वहां वहां आप। आपको ऑब्जेक्ट नहीं बनना है कभी भी, आपको ऑब्जर्वर बनना है। अब ऑब्जर्वर जब आप बनेंगे तो दो बातें होंगी। अगर ऑब्जर्वर एग्जामिनर ने पहले से फिक्स कर रखा है लैंग्वेज में, तो आप जो ऑब्जर्वर एग्जामिनर ने फिक्स किया है उसकी बॉडी में अपनी आत्मा को घुसा दीजिए और वहां जाके देखिए चीजों को। और अगर ऐसा नहीं किया है तो बॉडी के मोशन को स्टडी करने के लिए आप ऐसी जगह जाके खड़े होइए जहां से चीजें आसानी से दिखाई दे सके। यानी आप अपने आप को ऑब्जर्वर बनाइए जहां से चीजें आसानी से दिखाई दे सके। समझ में आई बात? जैसे इस केस में आप बाहर भी खड़े हो सकते हैं, अंदर भी खड़े हो सकते हैं। अगर आप बाहर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि बॉक्स ऊपर एक्सेलरेटेड है, आप अंदर खड़े होंगे तो आपको लगेगा कि बॉक्स रेस्ट में। ये फर्क है। तो बहुत बेसिक सा अंतर इसमें ऑब्जर्वर रेस्ट में। तो ऑब्जर्वर हम कहेंगे कि इसमें इनर्शियल फ्रेम से ये खुद एक्सेलरेटेड है, ऑब्जेक्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस हम कहेंगे कि इस फिगर में, इस फोटो में, इस फोटोग्राफ में ऑब्जेक्ट को इनर्शियल फ्रेम से देखा जा रहा है, जबकि इसमें हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है। और हम कहेंगे कि इस फोटोग्राफ में ऑब्जेक्ट को इनर्शियल फ्रेम से ही देखा जा रहा है। आप सोचेंगे इसमें क्या अंतर है? बहुत अंतर है।
इसमें लिफ्ट ऊपर जा रही है, इसमें भी ऊपर जा रही है, लेकिन इसमें एक्सेलरेटेड है, इसमें रेस्ट में है। ये फर्क है। तो इन सारे फिगर्स में आप देखिए, ऑब्जर्वर एट रेस्ट ये रहा, इनर्शियल कैटेगरी का रेफरेंस फ्रेम हो गया। ऑब्जर्वर इन यूनिफॉर्म मोशन ये रहा, ये भी इनर्शियल कैटेगरी का हो गया। ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड यानी नॉन इनर्शियल, ये वाला केस हो गया। समझ में आई बात बच्चों? प्यारे बच्चों, हमारा डिस्कशन लॉज ऑफ मोशन के रिगार्डिंग है, बट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पर आने से पहले कुछ बेसिक बातों पर हम चर्चा कर रहे हैं। जैसे पहले हमने बात की कि व्हाट इज फोर्स, फिर हमने बात की कि रेफरेंस फ्रेम क्या है। रेफरेंस फ्रेम के बारे में समझा हमने कि रेफरेंस फ्रेम जब टर्म यूज की जाती है तो उसका क्या सिग्निफिकेंस होता है। फिर हमने बात की कि रेफरेंस फ्रेम दो तरीके के होते हैं, इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल। इनर्शियल किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझाया, नॉन इनर्शियल किसे कहते हैं ये मैंने आपको समझाया। बच्चों, अब हम बात कर रहे हैं उन फोर्सेस पर जो मैकेनिक्स में यूज होते हैं, फोर्सेस यूज्ड इन मैकेनिक्स। बच्चों, हमारे पास रोज़ डिमांड्स आ रही है कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाया जाए, इस टॉपिक को समझाया जाए। बच्चों, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और उस पर जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, ताकि जो भी नोटिफिकेशन है वो आपके मोबाइल पर आ सके। उसका कारण क्या है, जिन वीडियोस की आप डिमांड कर रहे हैं, जिन टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन के लिए आप बोल रहे हैं, वो ऑलरेडी हमारे चैनल पर डले हुए हैं और हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। आप तक नहीं पहुँच पाए क्योंकि आपने हमारे बेल आइकन को प्रेस नहीं किया हुआ है। इसलिए मेरा निवेदन है, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि हमारे YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और उस बेल आइकन को प्रेस करें। हम चर्चा कर रहे हैं उन फोर्सेस पर जो हम यहां पर जनरली यूज करें। हमने फोर्सेस को बच्चों यहां पर दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, एक है रियल और एक है इमेजिनरी। रियल फोर्सेस में मैंने बोला है टेंशन फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स। और इमेजिनरी फोर्स में मैंने यहां पर लिखा हुआ है सूडो फोर्स। बच्चों, रियल फोर्स की खास बात क्या होती है और इमेजिनरी फोर्स की खास बात क्या होती है? रियल फोर्स की खास बात यह है बच्चों, जब हम न्यूटन की मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो दो बातें होती है बच्चों, फोर्स एक्सर्टिंग बॉडी एंड फोर्स एक्सपीरियंसिंग बॉडी। मेरी बात को ध्यान से पकड़िएगा। एक वो वस्तु जिस पर बल लग रहा है और एक वो वस्तु जो बल आरोपित कर रही है। बल महसूस करने वाली वस्तु और दूसरी बल आरोपित करने वाली वस्तु। रियल फोर्सेस की खास बात यह होती है कि हमें इसमें दोनों चीज पता होती है कि किसने बल को महसूस किया, किसने बल को आरोपित किया। एक्सर्टिंग बॉडी भी पता होती है और एक्सपीरियंसिंग बॉडी भी पता होती है, दोनों चीज पता होती है। इमेजिनरी फोर्स में हमें यह तो पता होता है कि फोर्स एक्सपीरियंसिंग बॉडी कौन है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि फोर्स एक्सर्टिंग बॉडी कौन है। इमेजिनरी फोर्स में हमें यह तो पता होता है कि फोर्स एक्सपीरियंसिंग बॉडी कौन है, लेकिन हमें यह नहीं पता होता है कि फोर्स एक्सर्टिंग बॉडी कौन है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो दो बातें हुई, फोर्स एक्सपीरियंसिंग बॉडी, फोर्स एक्सर्टिंग बॉडी। फोर्स एक्सपीरियंसिंग जो बल को महसूस करती है, फोर्स एक्सर्टिंग जो उस बल को आरोपित करती है। जैसे मैंने किसी टेबल को धक्का दिया तो बल आरोपित करने वाला मैं
और उस बल को महसूस करने वाली टेबल। तो मैं एक्सर्टिंग बॉडी हो गया, टेबल एक्सपीरियंसिंग बॉडी हो गई। क्लियर है? अब यहां पर हमने रियल फोर्सेस के अंडर में कुछ लिस्ट बनाई। टेंशन फोर्स, हिंदी में बोलेंगे अपन इसको तनाव बल। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं टेंशन इन अ स्ट्रिंग, डोरी में तनाव। बच्चों, जब किसी डोरी को खींचा जाता है तो उसमें तनाव उत्पन्न हो जाता है। अब उसके तनाव की विशेषता क्या है? स्ट्रिंग पुल्स द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद इट। स्ट्रिंग पुल्स द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद इट। क्या मतलब है इसका? कि जो डोरी है वो उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को खींचती है। पुल्स, स्ट्रिंग पुल्स द ऑब्जेक्ट्स कनेक्टेड विद इट। डोरी उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को खींचती है। इन मासलेस स्ट्रेट स्ट्रिंग, सीधी डोरी। In massless straight string, tension is same at each point. द्रव्यमान रहित सीधी डोरी, द्रव्यमान रहित सीधी डोरी के सभी बिंदुओं पर तनाव की मात्रा एक समान होती है। क्या बोला मैंने? द्रव्यमान रहित सीधी डोरी के सभी बिंदुओं पर तनाव की मात्रा एक समान होती है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखा मैंने? इन मासलेस स्ट्रिंग पासिंग ओवर द स्मूथ पुली, टेंशन इज सेम एट ईच पॉइंट। द्रव्यमान रहित डोरी जो कि घिर्री, पुली मतलब घिर्री, द्रव्यमान रहित डोरी जो कि घिर्री पर से गुजर रही हो। लेकिन घिर्री कैसी घिर्री? स्मूथ पुली, मासलेस स्ट्रिंग, सेम टेंशन। क्या क्या खूबियां हैं इसमें? द्रव्यमान रहित डोरी अगर किसी चिकनी घिर्री पर से गुजर रही हो तो भी डोरी के सभी बिंदुओं पर तनाव की मात्रा एक समान होगी। घिर्री का काम डोरी को बेंड करने का होता है। समझ में आ गई बात? जैसे ये एक डोरी है और ये इन दो वस्तुओं से जुड़ी है, तो ये डोरी इस वस्तु को खींचेगी। बच्चों, खींचने का मतलब होता है खुद की ओर फोर्स लगाना। अगर मैंने टेबल को खींचा तो इसका मतलब टेबल पर फोर्स मेरी दिशा में है, मेरी ओर है। डोरी ने वस्तु को खींचा तो डोरी ने वस्तु पर फोर्स अपनी ओर लगाया। तो इधर डोरी, इधर वस्तु, तो इसने दाईं ओर फोर्स लगाया। इस बल को क्या पढ़ा जाएगा? वस्तु पर डोरी द्वारा बल। ऐसे ही ये वाला बल इसके डोरी के दाएं सिरे ने वस्तु पर आरोपित किया। यह है वस्तु के दाएं सिरे द्वारा वस्तु पर आरोपित बल, डोरी के दाएं सिरे द्वारा वस्तु पर आरोपित बल। बच्चों, ये मासलेस है। मासलेस होने की वजह से यानी इसमें टेंशन की वैल्यू सभी पॉइंट्स पर सेम होगी। इस बात का अर्थ क्या है कि अगर मैं इस डोरी को बीच में से काटूं, कहीं से भी काट लूं, तो इसका एक अनुप्रस्थ काट इसके दूसरे अनुप्रस्थ काट को टी बल से खींच रहा होगा। यह इस बात का अर्थ है। इस अनुप्रस्थ काट द्वारा अपने पड़ोस के अनुप्रस्थ काट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, अणु हैं, उनको अपनी ओर टी बल से खिंचाव मिल रहा है। ऐसे ही इन अणुओं द्वारा इनको अपनी ओर टी मात्रा का बल मिल रहा है। ये इस बात का अर्थ है। डोरी में तनाव का मतलब क्या है? एक अनुप्रस्थ काट द्वारा अपने पड़ोसी अनुप्रस्थ काट को कितने बल से खींचा जा रहा है। इसी सीरीज में मैंने एक नया फोर्स लिया यहां पर, नॉर्मल कॉन्टेक्ट फोर्स, अभिलंब संपर्क बल। क्या पढ़ेंगे बच्चों इसको हम? अभिलंब संपर्क बल। इसकी विशेषताएं समझ लीजिए। इट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या होता है बच्चों? ये कहां अपना काम करता है? जब दो सतहें एक दूसरे के साथ संपर्क में आती है
इट एक्ट्स बिटवीन द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। जब दो सतह एक दूसरे के साथ संपर्क में आती है तो उनके बीच में अविलंब संपर्क बल क्रियारत होता है। इट इज रिपल्सिव इन नेचर। इसकी खास, रिपल्सिव मतलब प्रतिकर्षी। इसकी विशेषता क्या है बच्चों कि ये एक सतह दूसरी सतह को प्रतिकर्षित करती है। फर्क, अंतर देखिए। ये क्या काम करता है? डोरी क्या काम करती है? वस्तुओं को खींचने का काम करती है। अविलंब, इसको बोलते हैं अविलंब संपर्क बल। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हिंदी में? अविलंब संपर्क बल। ये क्या काम करता है? एक सतह दूसरी सतह के संपर्क में जब आती है तो एक सतह दूसरी सतह को धक्का देने का काम करती है। ये सारी बातें बहुत बेसिक बातें हैं। इन बातों को आप अपने जहन में उतार के रखिएगा, तभी हम आगे की बातों को बहुत सुविधाजनक तरीके से पढ़ पाएंगे। मैंने क्या बोला आपको? जब दो सतहें एक दूसरे के साथ संपर्क में आती है तो एक सतह दूसरी सतह को धक्का देने का काम करती है। रिपल्सिव बोला मैंने, प्रतिकर्षी। प्रतिकर्षी तो धक्का देने का काम करती है। अगला पॉइंट क्या लिखा है मैंने? इट इज परपेंडिकुलर टू द सर्फेसेस इन कॉन्टैक्ट। क्या लिखा मैंने? ये बल संपर्क सतहों के लंबवत होता है। क्या अर्थ है मेरी बात का? यहां पर मैं फिगर बना रहा हूं, उस फिगर से आपको मेरी बात और अच्छे से समझ में आ जाएगी। समझिए, जैसे मान लीजिए ये एक नक्तल है और ये कोई वस्तु नक्तल पर रखी है और इस वाली सतह और इस वाली सतह के बीच में अविलंब संपर्क बल का मान n मान लेते हैं। तो अब उसको जब हम रिप्रेजेंट करेंगे फिगर में तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सबसे पहले आप ये देखिए कि उभयनिष्ठ अविलंब कौन है? अविलंब रेखा, एक रेखा जो कि इस सतह के भी लंबवत हो और इस सतह के भी लंबवत हो, तो वो रेखा कौन सी रेखा हो गई बच्चों? ये हो गई। इस रेखा की विशेषता क्या है? ये रेखा इन दोनों के लंबवत है। अब अगला स्टेप, अब आप क्या करिए, दोनों सतहों को अलग अलग देखिए। इस सतह को और इस सतह को अलग अलग देखा मैंने। ये सतह इस सतह को प्रतिकर्षित करेगी, ये प्रतिकर्षित कर दिया। ये सतह, ये बल आपने इस सतह पर दिखाया है, यह सतह इस सतह को भी प्रतिकर्षित करेगी, तो यहां पर यह बल दिखा दिया इस तरीके से। बच्चों, इस वाले बल को क्या पढ़ोगे आप? नत्तल की सतह द्वारा ब्लॉक की सतह पर आरोपित बल। और ये क्या है? नत्तल की सतह पर ब्लॉक की सतह द्वारा आरोपित अविलंब बल। बच्चों, जहां तक फ्रिक्शन फोर्स को हिंदी में बोलते हैं घर्षण बल, जहां तक घर्षण बल का सवाल है, घर्षण बल के बारे में चर्चा हम आगे करेंगे, अगले सेक्शन में करेंगे। अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। एक और बात समझ लीजिए, स्प्रिंग फोर्स, हिंदी में बोलेंगे इसको स्प्रिंग में बल, स्प्रिंग में तनाव, टेंशन इन अ स्प्रिंग। इसकी खास बात क्या होती है? स्प्रिंग में जो तनाव है वो होता है K इंटू एक्स के बराबर। K का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट। K का अर्थ क्या है यहां पर? स्प्रिंग कांस्टेंट। ये जो K है ये स्प्रिंग के मटेरियल, उसकी लेंथ,
के ऊपर डिपेंड करता है। दी गई स्प्रिंग के लिए के का मान अपने को फिक्स लेके चलना। एक्स का मतलब क्या है? टी है, टेंशन इन अ स्प्रिंग, स्प्रिंग में तनाव। एक्स का मतलब क्या है? एक्सटेंशन और कंप्रेशन, खिंचाव या संपीड़न। एक्सटेंशन का मतलब खिंचाव, कंप्रेशन का मतलब संपीड़न। x इज इक्वल टू मॉड L माइनस L नॉट। L का मतलब क्या है? L का अर्थ क्या है? लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इन गिवन सिचुएशन। दी गई परिस्थिति में स्प्रिंग की लंबाई कितनी है? L नॉट, नेचुरल लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, natural length of the spring. L naught is natural length of the spring. स्प्रिंग की मूल लंबाई, हिंदी में बोलेंगे स्प्रिंग की मूल लंबाई, प्राकृतिक लंबाई। ये वो लंबाई है जब स्प्रिंग में कोई संपीड़न नहीं है या कोई खिंचाव नहीं है। ये स्प्रिंग को संपीड़ित करने के बाद जो उसकी लंबाई है, या स्प्रिंग को खींचने के बाद जो उसकी लंबाई है। इन एक्सटेंशन L ग्रेटर देन L नॉट होगा, इन कंप्रेशन L लेस देन L नॉट होगा। जब स्प्रिंग खींची हुई होगी तो स्प्रिंग की लंबाई उसकी मूल लंबाई से ज्यादा होगी, और जब दबी हुई होगी तो यह लंबाई इस लंबाई से कम होगी। बेसिक सी बात है। और स्प्रिंग में जो तनाव लेना है वो K इंटू एक्स के इक्वल लेना है। इन एक्सटेंशन स्प्रिंग pulls the objects connected with। बच्चों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ आता है, तो आप हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। इससे आपको भी बेनिफिट होगा और साथ में ज़रूरतमंद स्टूडेंट्स तक हमारी बात पहुंच पाएगी। बच्चों, आपका जो प्यार इसने हमें मिलता है, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है, वो हमारे लिए बूस्टर डोज का काम करती है। और हम चाहते हैं कि इसी तरह आपका प्यार मोहब्बत हमें मिलती रहे, ताकि हम इसी एनर्जी के साथ बराबर लगे रहें। In extension, spring pulls the objects connected with it. In compression, spring pushes the objects connected with it। क्या लिखा है मैंने? जब स्प्रिंग खींची हुई होगी तो ये इससे जुड़ी वस्तुओं को खींचने का काम करती है, और जब स्प्रिंग कंप्रेस्ड होगी तो ये उससे जुड़ी वस्तुओं को धक्का देने का काम करती है। ये नियम है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। जब स्प्रिंग खींची हुई वस्तु होती है तो वो उससे जुड़ी वस्तुओं को खींचती है, जब स्प्रिंग दबी हुई होती है तो वो उससे जुड़ी हुई वस्तुओं को धक्का देती है। बच्चों, अब मैं आपको समझाता हूं कि सूडो फोर्स क्या होता है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एक्चुअली कुछ बातें समझना जरूरी है। पॉइंट नंबर 1, सूडो फोर्स क्या है। पॉइंट नंबर 2, सूडो फोर्स कब लगता है। पॉइंट नंबर 3, सूडो फोर्स कितना होता है। यही कह सकते हैं थर्ड पॉइंट को कि सूडो फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड सूडो फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है। तो यहां पर मैंने 1 बाय 1 सारे पॉइंट्स आपके सामने लिखे हुए हैं। मैं आपको उनका हिंदी में ट्रांसलेशन करके बताऊंगा। एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझिएगा। इट इज एन इमेजिनरी फोर्स। इमेजिनरी मतलब ये काल्पनिक बल है। It is considered on the object in addition to all the real forces when reference frame is non-inertial. इस सेकंड पॉइंट का मतलब समझिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। It is considered on the object in addition to all the real forces when reference frame is non-inertial. क्या मतलब है इस पॉइंट का? बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ध्यान से समझने की बात। वस्तु के ऊपर अपने को छदम बल, हिंदी में बोलते हैं सूडो फोर्स को छदम बल। वस्तु के ऊपर अपने को छदम बल बच्चों केवल तब लेना है जब निर्देश तंत्र अजड़त्वीय हो। मेरी बात को फिर से ध्यान से सुने, नोट कर लें। वस्तु के ऊपर छदम बल हमें केवल तब लेना है जब निर्देश तंत्र अजड़त्वीय श्रेणी का हो। जड़त्वीय श्रेणी के निर्देश तंत्र में हमें किसी छदम बल को लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बात को ध्यान से समझिए। छदम बल हमें केवल तब लेना है जब निर्देश तंत्र अजड़त्वीय हो। तो पहला पॉइंट, छदम बल क्या है? तो आंसर ये काल्पनिक बल है। दूसरा पॉइंट, छदम बल कब लिया जाता है? जब निर्देश तंत्र अजड़त्वीय श्रेणी का हो तो छदम बल लेने की आवश्यकता पड़ती। तीसरा पॉइंट, सूडो फोर्स किस मात्रा का किस दिशा में होता है? तो सूडो फोर्स की जो मात्रा होती है वो वस्तु के द्रव्यमान और निर्देश तंत्र के त्वरण के गुणनफल के बराबर होती है। यहां पर एक बात अच्छे से समझ लेने की है, इसमें द्रव्यमान वस्तु का है और त्वरण निर्देश तंत्र का है। Direction of pseudo force acting on the object is opposite to acceleration of reference frame. अगला पॉइंट समझने का है, छदम बल की जो दिशा होती है वो निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत होती है। छदम बल की दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत ली जाती है। छदम बल की दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण की विपरीत। ये माइनस साइन ये बता रहा है कि जो दिशा निर्देश तंत्र के त्वरण की है, छदम बल उसके विपरीत में लेना है अपने को। बच्चों, छदम बल जब वस्तु पर लिया जाता है तो वस्तु का त्वरण किसी भी दिशा में हो, हमें उससे मतलब नहीं। निर्देश तंत्र का त्वरण जिस दिशा में होगा, वस्तु पर लगने वाला छदम बल उसकी विपरीत दिशा में होगा। इस बात का आपको ख्याल रखना है। नेक्स्ट पॉइंट, in case of pseudo force exerting agency is unknown। मैंने आपको बोला कि न्यूटन की मैकेनिक्स में दो बातें होती है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बोला था कि न्यूटन की मैकेनिक्स में दो बातें होती है। पहली बात, फोर्स किस पर लग रहा है। दूसरी बात, फोर्स किसने लगाया। बट अगर ऐसा हो तो किसके साथ ऐसा होता है, मैंने सब बातें बताई हुई है आपको। अगर आपने मेरे लेक्चर को ध्यान से सुना हो तो मैं एक एक पॉइंट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं आपको। मेरी अभी की बात आपको तभी पकड़ में आएगी जब मेरी पुरानी बात आपकी सुनी हुई होगी। मेरे हर पॉइंट को आप ध्यान से पकड़िए। आपको एक एक छोटी से छोटी बात में क्लियर करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। मैंने बोला था कि न्यूटोनियन मैकेनिक्स में दो बातें होती है, फोर्स किस पर, किसके द्वारा, किस पर, किसके द्वारा।
अगर ऐसा है कि किस पर है, किसने लगाया है, ये दोनों चीज हमें पता है, तो ये हो गया रियल फोर्स। लेकिन मैंने यहां पॉइंट लिखा हुआ है, इन केस ऑफ सूडो फोर्स, फोर्स एक्सर्टिंग एजेंसी इज अननोन। सूडो फोर्स की खास बात होती है, इसमें यह तो पता होता है कि हम फोर्स लग कहां रहा है, लेकिन इसमें यह नहीं पता होता है कि फोर्स लगाया किसने है। फोर्स आरोपित करने वाली एजेंसी का आता पता नहीं है, इसीलिए इसे काल्पनिक कहा गया है। इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम इट इज नॉट कंसिडर्ड, जड़त्व तंत्र में इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। दैट इज सूडो फोर्स इज जीरो इन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में इसकी वैल्यू जीरो होती है। इट एग्जिस्ट ओनली इन नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम। सूडो फोर्स का एग्जिस्टेंस, इसका अस्तित्व केवल कब है, एग्जिस्टेंस यानी अस्तित्व, इसका एग्जिस्टेंस कब है, जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में काम हो रहा हो। कोई भी काम जब होगा तो सबसे पहले रेफरेंस फ्रेम का निर्धारण होगा कि जो काम हम करने जा रहे हैं, वो काम हम, जो डायनेमिक्स हम देखने जा रहे हैं वस्तु की, वो कौन से रेफरेंस फ्रेम में देख रहे हैं। ये चीज हम पहले डिसाइड करेंगे, उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। तो वेक्टर फॉर्म में आप चाहें तो वेक्टर फॉर्म में लिखने का तरीका है सूडो फोर्स को। सूडो फोर्स इन वेक्टर फॉर्म इज नथिंग, इट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू नेगेटिव टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ रेफरेंस फ्रेम। नेगेटिव साइन किस लिए लगाया हुआ है यहां पर बच्चों? क्योंकि इसकी दिशा रेफरेंस फ्रेम की डायरेक्शन के अपोजिट होती है। तो ये वेक्टर फॉर्म में लिखा हुआ है, ये मैग्नीट्यूड लिखा हुआ है, ये डायरेक्शन से संबंधित बात हो रही है। ये जो बात है, इस बात में ये दोनों बातें छिपी हुई है। अंडरस्टैंड बच्चों? बच्चों मैं चर्चा कर रहा हूं आपसे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ की क्या क्या खूबियां हैं उस पर चर्चा करते हैं। पहला पॉइंट मैंने यहां पर डिस्कस किया है, इस नियम के अनुसार जड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि किसी वस्तु का त्वरण शून्य दिखाई दे तो इसका मतलब समझ लेना कि सभी वास्तविक बलों का योग शून्य के बराबर है। बहुत सिंपल बात। अगर आप किसी तंत्र में खड़े हैं और आप वो तंत्र जड़त्वीय श्रेणी का है, जड़त्वीय निर्देश तंत्र है, तो ऐसी परिस्थिति में किसी वस्तु का त्वरण अगर आपको शून्य दिखाई दे रहा है तो इस बात का अर्थ यह है कि वस्तु पर लगने वाले सभी वास्तविक बलों का सदिश योग शून्य के बराबर होगा। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि वस्तु का त्वरण शून्य हो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में यदि वस्तु का त्वरण शून्य हो तो उस स्थिति में वास्तविक बलों का प्लस छद्म बल का योग मिला के जीरो होगा। मेरी बात को ध्यान से सुनिए। वास्तविक बलों का योग जीरो कब करना है? जब जड़त्वीय तंत्र से वस्तु का त्वरण शून्य दिखाई दे और अजड़त्वीय तंत्र से वस्तु का त्वरण शून्य दिखाई दे, तब क्या करना है अपने को? वास्तविक और छद्म बल का योग मिला के जीरो करना है। न्यूटन के नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में ही लागू होंगे। प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व शब्द का अर्थ क्या है? किसी वस्तु का वह भौतिक गुण जिसके कारण वो अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध दर्शाती है। अगर कोई वस्तु जिसके कारण, जिस गुण के कारण अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध दर्शाती है, उस गुण को नाम दिया हुआ है हमने जड़त्व, इनर्शिया। अवस्था, अवस्था से मतलब क्या है यहां पर? ठोस द्रव गैस वाली अवस्था नहीं। अवस्था से मतलब है यहां पर स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, गति की अवस्था, विराम अवस्था। अगर कोई वस्तु विराम में है वो विराम में बने रहना चाहती है, अगर कोई वस्तु गति में है वो गति में बने रहना चाहती है। ऐसा नेचुरल है। लेकिन अगर हम स्थिर वस्तु को गति में लाना चाहते हैं तो उसे फोर्स की आवश्यकता है। अगर कोई वस्तु गति में है और विराम में लाना चाहते हो तो भी फोर्स की आवश्यकता है। अगर कोई वस्तु पूर्व दिशा में जा रही है और आप उसे घुमाना चाहते हो किसी और दिशा में तो भी फोर्स की आवश्यकता है। किसी भी वस्तु की स्पीड चेंज करनी हो तो फोर्स की जरूरत,
उसकी डायरेक्शन चेंज करनी हो तो भी फोर्स की जरूरत है। अंडरस्टैंड? और एक और पॉइंट, हम एक शब्द इस्तेमाल करेंगे यहां पर, स्थानांतरण साम्यावस्था। ये लिखा है मैंने, स्थानांतरण साम्यावस्था। बच्चों, अगर आपको लगता है कि जो टॉपिक्स हम यहाँ पढ़ा रहे हैं वो आपको चाहिए तो आप हमें कॉल करें। हमारा नंबर है 180021217999। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ बच्चों, नंबर बहुत याद रखना बहुत ज़रूरी है, 180021217999। थैंक यू वेरी मच।